નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં આજે આપને એક બુક વિશે જણાવવા માંગીશું અને એ બુકનું નામ છે રિટેન બેલેન્સ ધ ઇન્ટરનલ વે. ક્યાંક આ નામ પરથી જ આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આ બુકમાં દરેકે દરેક પરિસ્થિતિમાં કઈ રીતે બેલેન્સ કરવું તેના વિશેની જાણકારી મળી રહી છે. એટલે કે ક્યાંક આ બુકનું જે મતલબ કહીએ તો શાશ્વત તરીકે से संतुलन बनाए रखना और वो हम कैसे कर सकते हैं તેના વિશે આજે આપણે અહીંયા આપને જાણકારી આપવાની છે. ને ખાસ કરીને બુક વિશે જો વધુ વાત કરવામાં આવે તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે સૌ જાણીએ છીએ નટરાજજીને. તો નટરાજ શિલ્પ જે સૌથી મોટા બેલેન્સર હતા, નટરાજનના ક્રિએશન ડિસ્ટ્રક્શનના બેલેન્સ પર આધારિત છે આ બુક. આપણે આ સમયમાં જેટલા આગળ વધ્યા છે ને ખાસ કરીને સંવિધાનમાં ઘણા સમય પહેલાંથી જે તે વાતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેમાં ક્યાંક હવે ઘણા બધા પરિવર્તનો થવા જોઈએ એવું ક્યાંક લાગે છે આપ સૌને. અને એના પર જ એટલે કે એ જ પ્રકારની એક યાચિકા પર આધારિત છે આ બુક. અને દેશ અને સમાજ જો એની વાત કરીએ તો ક્યાંક કર્મ અને ધર્મ પરથી જોડાયેલ છે. કર્મ બેઝડ સોસાયટી છે અને રાઇટ્સ બેઝડ અહીંયા સંવિધાન છે. આ બંને જ બાબતોમાં આપણે ઘણી બધી વખત ફસાતા હોઈએ છીએ ને ક્યાંક ને ક્યાંક આ બંને વાતોમાં ટકરાવ જોવા મળતો હોય છે. ત્યારે હાઉ ટુ બેલેન્સ, કઈ રીતે બેલેન્સ કરી શકાય છે તે માટેનો ક્યાંક ને ક્યાંક આ બુકમાં આપણને તે માટેની ક્યાંક ને ક્યાંક જાણકારી મળે છે. અને વધુ શું છે આ બુકમાં અને સાથે જ શું ઉદ્દેશ્ય છે આ બુકનો, શું સંદેશો જાય છે આ બુકથી, તેના વિશે આજે આપણે વાત કરીશું. જેની માટે મારી સાથે અહીંયા જોડાયા છે આ જ બુકના ઓથર M.R. વેંકટેશજી અને જે એડવોકેટ પણ છે सुप्रीम कोर्ट में. आपનું स्वागत है वेंकटेश जी. नमस्ते. एमआर वेंकटेश जी, आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने बताया इस बुक के बारे में, तो पहला सवाल ये है कि जहाँ इस बुक में हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं सारी सिचुएशन को, इकोनॉमी को, और साथ ही साथ यहाँ संविधान की भी बात की गई है. मतलब देश के लिए कुछ सोचा गया है, हम ये कह सकते हैं. तो आप इंस्पायर कैसे हुए ये बुक लिखने के लिए? क्या आपको लगा कि आपको ये बुक लिखनी चाहिए और आगे लोगों तक पहुंचानी चाहिए? जब कोरोना की लॉकडाउन हो रही थी तो सारे कोटे बंद हुई थी, तो बहुत समय था. तो ये सोच बहुत दिन से था कि ये समाज और सरकार के बीच, प्रशासन के बीच, हमारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के बीच जितनी भी टकराव हो रही है वो क्या हमारे लिए स्वच्छ टकराव है या इसमें से कुछ ऐसी भी हो सकती है कि हम इस टकराव को हम समाधान तक पहुंचाएं, तो कैसे करें. तो इसलिए मेरे एक प्रश्न उठा कि अगर एक स्वच्छ एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी की अगर हमें दरकार है तो हमें एक प्रोग्रेसिव समाज की दरकार है, एक प्रोग्रेसिव संविधान की दरकार है, और तीनों में पारस्परिकता होनी चाहिए. यहाँ नहीं कि हमने अमेरिका का इकोनॉमी उठा लिया, ब्रिटेन का संविधान उठा लिया और भारतीय समाज पे हमने ठोक दिया. तो क्या ये भारतीय समाज प्रोग्रेसिव हो सकती है? ऐसे प्रश्नों बहुत दिन से मेरे मन में गुजर रहे थे. और इसके लिए मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की थर्ड वे और गुरुमूर्ति जी का लेख, उसके बाद बहुत सारे ऐसे थे कि जैसे कि दीनदयाल जी के कुछ पुस्तक हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये सब में से इस बात की चर्चा हो रही थी. मैंने सोचा कि अगर इसको एक कंटेम्पररी सिचुएशन में, आज के एक माहौल में, अगर हम इस सब को एक नई दृष्टिकोण से देखें, पुरानी बात है लेकिन नई दृष्टिकोण से अगर हम देख सकते हैं तो क्या ये बेहतर हो सकता है. इसी को मन में रखते हुए ये लॉकडाउन के टाइम में मैंने ये पुस्तक लिख डाला. तो क्या लैकिंग लगा आपको, कहाँ कहाँ आपको ऐसी सिचुएशन लगी जिससे आपको लगता है कि हम समय में काफ़ी आगे निकले हैं, लेकिन भारत देश के संविधान में और या फिर हम हमारे यहाँ के कानून में ऐसा कहीं आपको कुछ लैकिंग लग रहा है जिस वजह से आप इंस्पायर हुए इस तरह के चेंज के लिए? देखिए, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो भगवान श्री राम है. सामाजिक संतुलन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि एक आदमी एक लड़की से शादी करे, क्योंकि जब एक लड़का पैदा होता है एक लड़की पैदा होती है. यही कानून, यही कुदरत की एक देन है जी. तो अगर एक आदमी 4 महिलाओं से शादी कर लेता है तो 3 आदमियों को महिला नहीं मिलता है शादी के लिए. तो उस समाज का हमने पहले चैप्टर में उल्लेख किया है और उस पर गहरी रूप पे रिसर्च करके हम ये बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ पॉलीगमी यानी कि एक आदमी 4 महिलाओं से शादी कर लेता है वहाँ टेररिज्म बहुत है.
लेकिन अभी तो इस विचार में से हम काफी आगे निकले हैं वेंकटेश जी। अभी इसमें तो काफी चेंजेस देखने मिल रहा है। नहीं मिल रहा बहुत है। ही कम ऐसे धर्म अब रहे होंगे जहां पर ये देखने मिलता होगा। अगर हम अपने हाँ, धर्म की बात करें तो धर्म अब के ऐसा आधार देखने नहीं मिल रहा। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर शायद इसमें कुछ रिफॉर्म्स आ रहे हैं, शुद्धिकरण आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसे कुछ है कि पाश्चात्य देशों में कुछ लोग ऐसे हैं कि फैमिली को भी एकदम लिव इन रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे कि फैमिली का जो एक मूलाधार है, एक आदमी एक महिला के साथ रहे, उसको भी छोड़ के अभी अमेरिका में अभी 70% बच्चे और जितने ब्लैक बच्चे हैं उसमें 80% के अपने माँ के साथ रहते हैं या बाप के साथ रहते हैं, दोनों के साथ नहीं रहते हैं। यानी कि फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है अमेरिका में पूरा खलास हो गया है। जी जी, और तो वही पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण हमारे देश में भी घुस रहा है। इसी को हम वार्न कर रहे हैं। और जिस महिला जो 15 साल की महिला है अपने स्कूल में पढ़ रही है, वो जाकर रिसर्च में अपने बच्चे को दूध पिला के आके फिर क्लास में बैठ जाती है। ऐसे स्कूल की उल्लेख हो रही है, ऐसी स्कूल की प्रावधान हो रही है। तो आप समझ सकते हो ऐसी समाज एकदम बिगड़ चुकी है, जहां एक बाप अपने बच्ची को ये नहीं बोल सकता है कि भैया आप क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है हमारे घर के अंदर, पूछ नहीं सकता है, क्योंकि इतना लिबर्टी ले चुकी है, इतना लिबरलाइजेशन हो चुका है कि बाप अपने बेटी से बात नहीं कर सकता, उसको डांट नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ समाज में इसे एक मॉडर्निटी का नाम दे दिया गया है। इसको मॉडर्निटी, आप देखिए जितना हम जानवर से हम उभर कर मनुष्य बने और फिर मनुष्य से उभर कर हम जानवर की ओर जा रहे हैं, उसी को आप मॉडर्निटी कर रहे हैं। तो इसी सब विषय को मैंने इस पुस्तक में रिटेनिंग बैलेंस द इटर्नल वे में लाया है। ये सब प्रश्न मैं उठा रहा हूं, इसका शायद मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन समाज के पास होनी चाहिए या लेकिन ये चिंता के कारण कहे जा सकते हैं। हाँ। और कौन कौन से मुद्दे हैं वेंकटेश जी, जैसा कि ये इसका और एक महत्व का मुद्दा हाँ, बताया, लेकिन इस बुक में और कौन से महत्व के मुद्दों पर आपने ध्यान केंद्रित तो किया है? जो अनुशासनहीन हो जाते हैं, इसको मैं एक अनुशासन बताता हूं, अनुशासनहीन हो जाते हैं उन लोगों का जो पूरा बिल होता है, उनका उनका पोषण करना, उनको खाना खिलाना, उनको कैसे भी प्रोटेक्ट करना, वो सब दायित्व जो एकदम डिसिप्लिन्ड हैं उन पर ही आता है, जिसके कारण हमारी टैक्स की बढ़ोतरी हो रही है। टैक्स क्यों हम सरकार को दे रहे हैं? ये टैक्स इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमें कुछ मिले, हमको कुछ मिलता है वो अलग बात है, लेकिन सरकार इसको वेलफेयर कहते हुए जो अनुशासित है उसको पीड़ित वर्ग में बदलकर उनके लिए मदद के लिए हमारी टैक्स लेकर, मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं और भारत की सीमा रेखाएं के अंदर नहीं बात कर रहा हूं। पाश्चात्य देश में अगर आप देखोगे, स्वीडन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, 40-50% ऑफ टैक्स टू जीडीपी रेशियो हो गया है। सरकार जो एकदम काम करते हैं उससे टैक्स लेते हैं, और जो ऐसे मनमानी करते हैं उनके लिए कुछ वेलफेयर कर रही हैं। ये अमेरिका भी ऐसे हो गई है कि सारे दुनिया से वो पैसा ले रही है और अपने खर्च इन लोगों पर कर रही है। यानी कि अमेरिका के भीतर जो लोग हैं वो अनुशासित जो नहीं है, उनका बोझ हम सारे दुनिया पे उठा रहे हैं। लेकिन वेंकटेश जी, ये अमेरिका की बात की जाए, दूसरे देशों की बात की जाए, तो इकोनॉमी पर अगर ध्यान दिया जाए और बाकी सारी चीज़ों पे, मतलब अपडेशन पर भी अगर देखा जाए, तो वो देश काफ़ी आगे देखने मिल रहे हैं। आगे देखने को मिले, दैट इज वाई आई हैव रिटेन इटर्नल वे। क्या ये शाश्वत है? हम आज के लिए कहीं किसी से 2 करोड़ का कोई आज मुझे लोन दे दे, उधार ले दे, मैं शाम तक एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी ले सकता हूं। आज देखने वाले को लगेगा चमत्कार है भैया, ये देखो कितना माला माल है वेंकटेश जी, लेकिन क्या मैं कल तक उसकी ब्याज पे कर सकता हूं, परसों क्या उसका असल पे कर सकता हूं? यही सब प्रश्न है। ये दैट इज वाई रिटेनिंग बैलेंस इटर्नल वे। क्या ये सब शाश्वत है? हाँ। और देखिए 1970 के दशक में, 80 के दशक में रशिया को बोला गया था कि ये शाश्वत है। अभी रशिया कहाँ रही? रशिया तो टूट गई। ऐसे ही अमेरिका को बोला गया कि 2010 तक की अमेरिका तो एकदम सारे दुनिया के लिए एक प्रतीक है। अमेरिका का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसके बाद तो अमेरिका आज कहीं का नहीं रहा, अमेरिका भी टूट रहा है, पिघल रहा है। मेरा यही एक प्रॉब्लम है कि हमने रशिया का मॉडल बनाया, अमेरिका का मॉडल ले लिया।
क्या हम अपना मॉडल खोज सकें, क्या हम अपने अंदरूनी शक्तियों को हम देख सकें, उसको हम पहचान सकें, उसके आधार पर अपना समाज, संविधान सबको हम एक ढांचा बना सकें। या मतलब कह सकते हैं वेंकटेश जी, आपके जो विचार और ये बुक के जो मुद्दे आप हमें बता रहे हैं, तो क्या हम समझ सकते हैं कि हमारा जो अभी तक का संविधान है, जो काफ़ी सालों से हम जिस संविधान के ऊपर चल रहे हैं, क्या आप मान सकते हैं कि उस संविधान को पुनर्निर्माण करने की एक याचिका है ये? हाँ, बिल्कुल है कि हमने जितना भी बनाया है, जिसका हम मूलाधार हमने बनाया राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। और राइट्स के बारे में महात्मा गांधी जी 1947 में एक उल्लेख लिखते हैं, तो उन्होंने उस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने बताया कि देखिए, राइट्स चीज़ की कोई चीज़ नहीं होती है। राइट्स की जो जब भी बात की जाती है वो ड्यूटीज़ के साथ, कर्म के साथ हुई जाती है। आप गुजरात के हैं, मैं तमिलनाडु के हूँ, लेकिन अगर मैं किसी यहाँ में जाकर किसी से बोल देता हूँ कि धर्म और कर्म की बात, तो किसी को समझ में आ जाता है। आप चलिए मेरे देश चलिए और आप वहाँ में जाकर बोलिए कर्म और धर्म, वो समझ जाएंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी लोग को ज्ञात है, फंडामेंटल राइट्स की कितनी लोग को ज्ञात है। यानी कि जो समाज हमने खड़ा करवाया है वो पूरा धर्म और कर्म के आधार पर खड़ा करवाया है, लेकिन सरकारी ढांचा जो है वो राइट्स के बीच में, राइट्स के अंतर्गत हमने उसको खड़ा करवा दिया। और समाज और सरकार के बीच में इसीलिए टकराव होती रहती है, चल रही है। और इस टकराव का एक समाधान ढूंढने के लिए मैं संविधान का एक पुनर्निर्माण, एक पूरी तरह से मैं चाहता हूं कि इसको सब भूल जाएं, एक नई पेपर पेंसिल लें और उससे लिखना शुरू करें कि हमारा संविधान एक कर्म के आधारित पर, धर्म के आधार पर, तो हमारे जो संस्कृति के आधारित मतलब पर। आपको लगता है कि हमारा जो देश और समाज जो कर्म और धर्म पर आधारित है, उसी सारी चीजों को ध्यान में रख के संविधान फिर से लिखा जाना चाहिए। और हाँ। लेकिन आपको खास जो परिवर्तन लगते हैं वो क्या लगते हैं, क्यों लगते हैं? क्योंकि कितने सालों से हम उसी संविधान पर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बहुत बढ़े हैं। इसके मतलब नहीं है कि हम इसको, हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही घोटाला, इसमें कुछ घोटाला था या एकदम खराब है। हम ये नहीं मानकर चल रहे हैं कि इस पे कुछ हुआ ही नहीं, हम ये मान रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ है। लेकिन आप देखिए, आज सेंसेक्स 60,000 से भी ऊपर है। हमको इसमें गर्व है, हमको इसमें बहुत ही खुशी हो रही है। लेकिन साथ साथ आपको इतना भी मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। तो इसमें आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रही है कि इक्वालिटी नहीं है, संतुलन नहीं है। ये कितना साल चलेगी कि आप और बढ़ते जाइए कि सेंसेक्स आगे 1 लाख तक चल जाएगा, तो आप 80 करोड़ को 120 करोड़ लोगों तक आप अनाज मुफ्त में पहुंचाओगे। तो कहाँ तक ये संतुलन बिगड़ती चल रही है और संतुलन की स्थापना नहीं होगी तो कहीं ना कहीं देश या समाज या दोनों की एक बर्बादी होगी। तो हमको ये इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि इक्वालिटी भी होनी चाहिए, ग्रोथ भी होनी चाहिए, हमको महिलाओं का एक आदर भी होनी चाहिए, हमको एनवायरनमेंट की भी एक प्रोटेक्शन चाहिए, पीड़ित शोषित वर्गों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या ये सब पूरा हुआ है 70 साल में? नहीं। तो हमको पुनर्विचार करने में एक मौका अभी हमारा, और 25 साल में हम 100वीं साल का अपना जो इंडिपेंडेंस डे है 100 ईयर्स में आ रहा है। तो अगर हम 25 साल अगर हम सोचे बैठे और सब बुद्धिजीवी लोग इस पे शामिल हों, एकत्रित हों और एक नया संविधान लिखने में क्या हर्ज है? इसी संविधान से अच्छी बातें भी ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम इसको ठुकरा दें। हम चाहते हैं कि अच्छी विषय पर हम इसको ले लें, आगे बढ़ाएं, लेकिन हमको अपनी संस्कृति, अपनी जो सोच है। आपको ये जानकर हैरान होगी कि 1947 में जब संविधान लिखा गया था, नेहरू जी ने बोला कि फ्रांस को देखो, इटाली को देखो, आयरलैंड को देखो, अरे ये सब 300 साल 400 साल के एक देश हैं, हम तो 4000 साल 5000 साल 10,000 साल की एक संस्कृति है। हम पे क्यों हमने गौर किया नहीं? तो हम किस, आपको क्या लगता है, आपने इस बुक में जिन बातों का उल्लेख किया है, तो इसमें कहीं हम ये भी जान पाएंगे कि हम किससे आदर्श मान के चल सकते हैं? ना, हमने इस पे बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। इसका हमने ये एक ही बुक में हम सभी चीज़ों का समाधान भी नहीं दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगले 25 साल तक हम, हमारी जो समाज है, हमारी जो स्कॉलर्स हैं,
जो पढ़े लिखे हैं सब इस सोच में पड़े कि क्या हमने जो अपना संविधान 47 में हमने अपने आप को दिया है वो क्या अपने पूरा काम कर चुकी है कि नहीं। यही एक प्रश्न अगर हम जवाब दे दें तो इसका सारा इश्यू वहीं के वहीं सलटा सकता है। जी, लेकिन समय के साथ काफी बार चेंजेस भी किए गए हैं वेंकटेश जी संविधान में टिंकरिंग हुआ है। मूलतः जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही एक वर्जन है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश ने हमको दिया था और ब्रिटेन ने जब हमारे देश को गुलाम रखा था तब उन्होंने ईसाई धर्म के आधार पर 1935 एक्ट बनाई और उसी का हमने 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जी। क्या एक हिंदू और एक प्राचीन संस्कृति क्या एक ईसाई धर्म के आधारित पर कॉन्स्टिट्यूशन लेके आगे बढ़ सकती है? यही प्रश्न है। अगर हाँ तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि सबके सामने एक खुलासा करूं, सबके सामने ये प्रस्तुति करूं कि सच जो है यही है। अगर आप ये सच को मानते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं वेंकटेश जी हम इसी को मानकर चलेंगे, हमको और कुछ करना नहीं है, आगे हम इसी को लेकर बढ़ेंगे, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। लेकिन अगर सारे समाज ये सोचकर निकले कि वेंकटेश जो बताया है इसको छोड़ दो, हाँ इस पे हम इसकी विचार जो है हम गौर करें, इस पे हम चिंता करें, ये चिंता का विषय है और आगे बढ़ें। और अगर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कल तक हो जाए, मैं चाहता हूं कि इसका एक गंभीर तरह से समाज और सरकार दोनों इस पे आलोचना करें, इस पे सोचे, इस पे टिप्पणी करें, इस पे कई मीडिया लोग बहस करें, उसके बाद हम एक कदम आगे रखें कि हाँ इसको हमको लिखना पड़ेगा, पुनर्लिखना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ें। कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटी उसकी इस बात पर कहीं ना कहीं भार रखना जरूरी है, आपको लगता है? फंडामेंटल ड्यूटी कहीं ना कहीं नहीं, केंद्रित रखे हुए उसको सेंट्रल पॉइंट जिसका अभाव देखने मिलता है। हाँ, जिसका बड़ा अभाव है। मैं कहीं ये सोचता हूँ कि ये राइट्स जो है, राइट्स की जब हम उल्लेख कर रहे हैं ये ईसाई धर्म से आता है और महात्मा गांधी इस पर कतई उनको कोई लगाव नहीं था इस विषय पे। उनको यही था कि इसको एक ड्यूटी बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए। लेकिन आपको तो मालूम है 48 तक उनका असैसिनेशन हो गया, उसके बाद उनका कोई बोली मान नहीं रहा था और तब तक हमारे जो बड़े नेता थे नेहरू जी, अंबेडकर जी, पटेल जी, ये सब जिन्होंने संविधान लिखा, तब तक एक राइट्स भी हो रही थी, इंडिया पाकिस्तान की एक पार्टीशन भी हो रही थी। तो उनको एक काम चलाऊ कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जो मैं मानता हूं उस दिन के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन 75 साल के बाद क्या हम उसी को लेकर बढ़े? क्या आगे हम इसी को लेकर बढ़ सकते हैं? क्या हमारे देश के लिए और एक संविधान की जरूरत है या नहीं है? ये सब अगर संविधान बदल देंगे तो इकोनॉमिक्स बदलेगी, इकोनॉमिक्स बदलेगी तो हमारी समाज और आपको लगता है कि इकोनॉमी पर भी इसकी असर देखने मिलेगी? अभी तक कितने टाइम से हम जो हमारे देश की इकोनॉमी देख रहे हैं, दूसरे देशों के साथ हम जहां कंपेयर कर रहे हैं, हम इकोनॉमी को लेके जहां खड़े हैं, जिस तरह का हम अभी सिचुएशन देख रहे हैं, तो लगता है आपको कि उसमें चेंजेस करने से इकोनॉमी पर भी इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगी? मैंने चैप्टर 8 का नाम रखा है जी, नॉट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट इकोनॉमी इज इन नीड ऑफ रिफॉर्म्स। यानी कि आप मीडिया में और हम लोग कोर्ट में जो बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या चीज है? क्या उसका लक्ष्य क्या है? कहां जाकर वो रुकेगी? तो इसका कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि आज आप देखिए यही इकोनॉमिक्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रशिया में बोला गया था 1970 और 80 के दशक में, तो रशिया पिघल गई। अब उसके बाद अमेरिका को मॉडल माना गया, सारे दुनिया ने अमेरिका को मॉडल किया, लेकिन अमेरिका भी अभी देखिए उसका हालत भी बेहाल है। तो अभी इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसमें क्या होनी चाहिए, क्या उसमें संस्कृति का एक असर है, ये सब कोई पूछता नहीं है, कोई बताता भी नहीं है। हमको इकोनॉमिक्स भी रीराइट करनी पड़ेगी कि ये इसी को हम इकोनॉमिक्स मानेंगे, इसको हम इकोनॉमिक्स नहीं मानेंगे। जो आज हम इकोनॉमिक्स मान रहे हैं वो पाश्चात्य इकोनॉमिक्स को ही हम इकोनॉमिक्स मान रहे हैं, यहाँ की भारतीय इकोनॉमिक्स को हम इकोनॉमिक्स नहीं मान रहे हैं। इसमें एक स्वदेशी या सांस्कृतिक सोच से हमको इकोनॉमी में भरनी पड़ेगी।
तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ रहते हुए जो लोग हैं, सारे लोगों की बात करें, बुद्धिजीवी लोगों की बात करें, और हम सभी लोग कि जो इसी संविधान के साथ इतने सालों से जुड़े हैं और जिन्हें इन संविधानों के अमुक ऐसे कायदे हैं, अमुक ऐसी बातें हैं जिनसे उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, और और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं मिल रहा है, तो इन सारी बातों को भी बैलेंस करना पड़ेगा, लोगों की सोच का भी बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ जरूर, मैं यही चाहता हूँ कि इनइक्वालिटी यानी कि ऊपर नीचे का जो तर्क होता है या आपको जितना भी दिखता है, डिफरेंसेस दिखते हैं समाज में, इसको सबको हमको बैठ के सोचना पड़ेगा कि भाई एक आदमी जो है 140 करोड़ की एक आबादी देश में, सब तो सबके पास गाड़ी नहीं हो सकती है, सबके पास बंगला नहीं हो सकती है, तो हम उनके लिए क्या करें या उनके लिए करने के लिए उनको सक्षम कैसे करें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। आज क्या हम बोल रहे हैं, आपको ताज्जुब होगा कि एक हाई कोर्ट के जज ने खुले कोर्ट में ये कहा कि अगर एक आदमी, उसको कोई काम करने की दिलचस्पी नहीं है लेकिन वो सोना चाहता है, सिर्फ सोना चाहता है अपने तकिए पे, सरकार का दायित्व बनता है कि 3 टाइम उसको भोजन देने का एक दायित्व बनता है। क्या ऐसी समाज, कैसी एक सरकार की हम विडंबना की थी 1947 में? या हम आगे बढ़कर बोलें कि नहीं, अगर कोई सोना चाहता है सोए, लेकिन सरकार का दायित्व ये नहीं बनता कि उसको जाकर ये अनाज दे दे। तो ये सब विषय हमको पुनर्चर्चा करनी पड़ेगी, आगे बढ़ने पड़ेगी। जी, अगर अब इस बुक की बात की जाए तो यहाँ पर क्या मैसेज जाएगा? जैसा कि हमने पूरे शो में ही समझने की कोशिश की कि ऐसे काफ़ी सारे मुद्दों को उठाया गया है जो हम कह सकते हैं कि पुराने समय से चलती हुई बातें, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़े तो कुछ चेंजेस आने ही चाहिए। मैसेज क्या जाएगा? ये बुक रीड करने वाले लोग जो भी होंगे उन्हें एक क्या मैसेज जाएगा? क्या वो सोच, जिस परिवर्तन की हम के बारे में हम सोच रहे हैं, इस बुक के पढ़ने से क्या वो परिवर्तन आ पाएगा? अच्छा, मैं ये साफ साफ बता दूं कि मैंने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। जी जी, जी। हाँ, लेकिन इसका समाधान या वो प्रश्न लोगों के दिमाग में भी उठेंगे ये बुक पढ़ने से। तो उसका आंसर समझ दें। जी, मैं ये एरोगेट नहीं कर रहा हूं कि मैं इतना एरोगेंट नहीं हूं कि एक बुक लिख डाला, इसमें सारे के सारे विषय हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ऐसी एकदम विनम्रता पूर्वक मैं ये बता रहा हूं कि जो जिस प्रश्न का मैंने उठाया है उसका समाधान हम आगे 25 साल में ढूंढने की प्रयत्न करें। जी। और इसका दायित्व मेरा नहीं है, समाज का है। मेरा भी उसमें दायित्व है, लेकिन मेरा ही दायित्व नहीं है। जी जी जी, जरूर से। और कहीं ना कहीं ये दायित्व लोगों का तब बन जाएगा जब ये बुक ये लोग रीड करेंगे। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये बुक कहाँ से अवेलेबल है, कैसे लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसे ये बुक उनके पास तक पहुँच सकती है, और कितना ज़रूरी है इसे पढ़ना? मेरी जो एक किताब है आपको अमेज़ॉन में मिल रही है और कहीं 100% डिलीवरी 2 दिन में हो जा रही है। तो ये बात हुई बुक की। और इसका किंडल का वर्जन भी कल निकल चुका है, कल से किंडल वर्जन भी आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल रहा है। तो दैट इज एज फार एज द बुक इज कंसर्न। तो फाइनली एज फार एज बुक को रीड करें, परचेस करें और इसको उस पर आप टिप्पणी करें, उल्लेख करें, प्रश्न है तो आगे बढ़ाएं। समुदाय में आप चर्चा की एक टोली बना सकते हैं, कोई 10 लोग 15 लोग की टोली बना सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बुक क्लब भी हैं जो इसको चर्चा कर सकते हैं और आपके चैनल के साथ। और ये सोच लोगों तक भी पहुंच सकती है। और हमारे गुजराती व्यूअर्स हैं वेंकटेश जी, तो गुजराती अनुवाद के बारे में भी क्या कहें? अगर मैं आपके माध्यम से एक गुजारिश रखता हूँ कि अगर कोई इसका अनुवाद करने के लिए सामने आए तो मैं विनम्रता पूर्वक उनका आमंत्रित करता हूँ। अगर वो इसका एक गुजराती रूपांतर ले आए तो मैं बहुत ही उनका आभार हूँ। जी जी जी, जैसे कि हमारे यहाँ के काफ़ी सारे, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरातीज काफ़ी ऐसे रीडर्स हैं जो इसे पढ़ने के लिए उत्साही होंगे, तो उन तक भी ये पहुँच सके और ये सोच उन तक भी पहुँच सके, और सारे ऐसे सवाल कहीं ना कहीं समाज में से ही जिसका जवाब मिलने वाला है तो उनसे भी आपको मिल सके। तो समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब हमारे साथ जुड़े वेंकटेश जी, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस बुक। थैंक यू।
તો દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં આજે વાત કરી છે ખાસ કરીને આ બુકને લઈને અહીંયા ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને આ બુકમાં ખાસ શું છે તેના વિશે આપને જણાવવામાં આવ્યું છે અને સાથે જ આપને જણાવી દઉં કે આજે સાંજે આ બુક લોન્ચિંગ જે ઇવેન્ટ છે તેની પણ વધુ માહિતી આપને મળશે અને તેના વિશે આપ વધુ પણ જાણી શકો છો. અને અત્યારે તો હાલ જે પ્રકારે આ બુક ક્યાંથી અવેલેબલ છે તેના વિશે પણ આપને માહિતી આપી છે. અને જો આ પ્રકારનું કોઈ પરિવર્તન આપને પણ જરૂરી લાગે છે તો આ વિચારધારાની સાથે આપ પણ ક્યાંક જોડાઈ શકો છો અને આ બુકમાં ઉઠતા ઘણા બધા એવા સવાલો છે તેના જવાબ આપ પણ આપી શકો છો. કરંટ ટોપિકમાં અત્યારે બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.